स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण योजनाओं से, नियम अधिनियम अधिकार से, शारीरिक संरचना से और कंप्यूटर से दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। सभी क्वेश्चन के आंसर वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न दिया गया है, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन दिए हैं 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2018, 7 मार्च 2018 या 23 सितंबर 2018। तो आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आती है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। और इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आप जान लीजिए कि इसके अंतर्गत भारत सरकार देश में गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है इस योजना के अंतर्गत। तो यह भी याद होना आपके लिए जरूरी है कि आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए कितनी राशि या स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। तो वह है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। का अर्थ है कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाती है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिए गए हैं 2014, 2015, 2018 या 2019। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना अर्थात विधवा महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत हर माह 600 रुपए की राशि प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के अंतर्गत। और इसी के साथ याद रखिए कि यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा गारंटी में कुल कितने प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी दी गई? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा गारंटी में 18 स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी दी गई है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 18 स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वागत लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जनवरी 2013, सितंबर 2013, जनवरी 2014 या अप्रैल 2014। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 24 जनवरी 2014 को स्वागत लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया। यह योजना बेटी बचाओ के तहत शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जनवरी 2014। इसी के साथ याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। कंफ्यूज मत होना, स्वागत लक्ष्मी योजना का जो प्रारंभ है वह 2014 में हुआ था और लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 2007 में हुआ था और दोनों की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब की गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1 जनवरी 2013, 1 अप्रैल 2013, सितंबर 2013 या 1 अगस्त 2014। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो प्रारंभ है वह 1 अगस्त 2014 को किया गया था इसका प्रारंभ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
और अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें संशोधित कब किया गया था, तो इसमें संशोधन 16 नवंबर 2017 को इसमें संशोधन किया गया था। इसी के साथ याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग व्यवस्था स्थापित करना का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलाभिषेक योजना का प्रारंभ किस जिले से किया? ऑप्शन दिए गए हैं नीमच, मंदसौर, रतलाम या धार। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलाभिषेक योजना का जो प्रारंभ है वह नीमच जिले से किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ याद रखिए, जो जलाभिषेक योजना है इसके अंतर्गत जो पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण हैं उनके लिए यह योजना या यह अभियान शुरू किया गया था और वह किया गया था 2010 में। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना कौन सी है? ऑप्शन है ग्राम्या योजना, शक्ति योजना, सहारा योजना या रफ्तार योजना। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली जो योजना है वह है ग्राम्या योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति व गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्चे पर करती है? ऑप्शन दिए गए हैं दीनदयाल समर्थ योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति व गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्चे पर करती है, वह योजना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण की कौन सी योजना चलाई जाती है? ऑप्शन है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण, पक्षी संवर्धन योजना, पक्षी सुरक्षा योजना, पक्षी अनुसंधान एवं विकास योजना। तो मध्य प्रदेश में पक्षी के संरक्षण के लिए जो योजना चलाई जाती है वह है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश के 9 जिले शामिल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन के तहत मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 6। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन के तहत मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल किए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन के तहत केंद्र सरकार के 10 लाख से अधिक आबादी और धार्मिक महत्व के 35 शहरों के विकास पर 5500 करोड़ व्यय करे गए हैं और जिसके तहत मध्य प्रदेश के चार शहर शामिल हैं, जिसमें है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन को शामिल किया गया है। तो इन चारों के नाम भी आप याद रखिए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन को इन शहरों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें यह मिशन शुरू किया गया है, राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है नवंबर 2006, फरवरी 2006, मार्च 2006 या सितंबर 2006। तो याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश में जो रोजगार गारंटी योजना है वह फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसे कि नरेगा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 फरवरी को की गई थी। 2 फरवरी 2006 को की गई थी। इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रखा गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2009 को की गई थी। तो ये दोनों बातें आप याद रखिए कि सबसे पहले इसका नाम नरेगा यानी कि
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था और बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया था, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2009 को की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फरवरी 2006, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिए गए हैं 1989, 1979, 1976 या 1987। तो याद रखिएगा कि भारत के ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक दृष्टि से कुशल बनाने के लिए ट्राइसेम योजना की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ याद रखिए ट्राइसेम का फुल फॉर्म, जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य भी यही था, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1979 में की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 2002, 2003, 2004 या 2005। तो याद रखिएगा दीनदयाल समर्थ योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2004 से की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह युवकों को रोजगार की अवसर उपलब्ध कराना दीनदयाल समर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टांटिया व्हील स्वरोजगार का प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 2010, 2011, 2012 या 2013। तो याद रखिएगा टांटिया व्हील स्वरोजगार का जो प्रारंभ है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में किया गया था। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 15 व 21, अनुच्छेद 14, 15 व 21। तो याद रखिएगा घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 के अंतर्गत आता है, जो कि आपराधिक कानून के तहत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 2 अक्टूबर 2005, 30 जनवरी 2006, 13 सितंबर 2005 या 26 अक्टूबर 2006। तो याद रखिएगा घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 है, वह 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह अधिनियम लागू कब हुआ था, तो यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। यह 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, इसकी अनुमति मिली थी, और यह 26 अक्टूबर 2006 को पूरे देश में लागू किया गया था। साथ ही याद रखिए कि इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो याद रखिएगा 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आती हूं मैं। तो बस आप वीडियो को लाइक जरूर करें।
प्रश्न दिया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। ऑप्शन है दहेज का देना प्रतिषिद्ध करने के लिए, दहेज का देना प्रतिषिद्ध करने के लिए, दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए, दहेज देने या लेने वालों को शिक्षित करने के लिए। तो याद रखिएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की जो उद्देशिका थी वह ये थी कि दहेज लेने और देने पर, दोनों पर प्रतिषिद्ध करने के लिए था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार क्या है? ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, केंद्र शासित प्रदेशों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या उन राज्यों पर जिन्होंने राजपत्र में प्रकाशित अधिनियम द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत किया है। याद रखिएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का जो विस्तार है वह संपूर्ण भारत पर है। और इसी के साथ याद रखिए कि यह अधिनियम जो अधिनियमित हुआ था वह 20 मई को हुआ था, 20 मई 1961 को हुआ था, और यह लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। और यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह अधिनियम आया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत क्या है कि दहेज लेने या देने के लिए या उकसाने के लिए इस अधिनियम के तहत व्यक्ति को 5 साल की जेल और 15,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना भरना होता है दहेज देने के लिए, इस अधिनियम के तहत 1961 के तहत। के बाद अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध या प्रतितोष के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? ऑप्शन है लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2012, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण का अधिनियम अधिकार अधिनियम 2011, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2010। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए जो अधिनियम बनाया गया है वह है महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम है वह है 2013, जो कि कब अधिनियमित हुआ? तो वह हुआ था 22 अप्रैल 2013 को हुआ था। और इसी के साथ याद रखिए 9 दिसंबर 2013 को यह लागू हुआ था। तो दोनों डेट याद रखिए, जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है वह अधिसूचित किया गया था 22 अप्रैल 2013 को और लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने नियम अधिनियम की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, इसको मैंने काफी विस्तार में पढ़ाया है। तो अगर आपने वह क्लास देखी होगी तो आप लोगों से इस प्रकार के सभी प्रश्न बनेंगे। तो अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको अधिनियम से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो, थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास मिल जाएगी। तो प्लीज चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगला प्रश्न दिया गया है, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, यहाँ पर है लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं व अध्याय हैं? ऑप्शन है धारा 30 एवं अध्याय 8, धारा 23 व अध्याय 8, धारा 20 व अध्याय 8, धारा 50 व अध्याय 8। तो याद रखिएगा, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो 2013 है उसमें जो कुल धाराएं हैं वो है 30 और अध्याय कितने हैं? 8 हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा ऐसा प्रावधान संविधान के कहां प्रावधानित है? तो ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 300A में, संविधान के अनुच्छेद 300 में, संविधान के अनुच्छेद 301 में या संविधान के अनुच्छेद 300 में। तो प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300A में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्या महिलाएं भी सहदायिका से पिता का संपत्ति को प्राप्त करने की हकदार हैं? ऑप्शन है हाँ उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, हाँ पर केवल एक भाग के लिए, नहीं उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि सहदायिका से,
पिता की संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार महिलाओं को है या नहीं। तो अगर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की बात करें तो इसमें महिलाओं को एक सहदायिका के रूप में पिता की संपत्ति का हकदार नहीं था, जो कि 1956 में कहा गया था। लेकिन इसके बाद इसमें जो संशोधन किया गया वह किया गया था 2005 में, और 2005 में किया गया था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन 2005 में आया था, और इसकी जो धारा 6 है इसमें संशोधन किया गया, और इसमें कहा गया था कि एक पुत्री को, महिला को पिता की संपत्ति में हकदार है वह एक सहदायिका के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाँ, उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार उसे हक है इसका। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1 जनवरी 2007, 10 जनवरी 2007, 11 फरवरी 2007 या 11 मार्च 2007। तो याद रखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 1 जनवरी 2007 को पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है धारा 20, धारा 25, धारा 21 या धारा 12। तो याद रखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल 21 धाराएं हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन है सभी व्यक्तियों को जिसमें नागरिक, अनागरिक, महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हो, सभी नागरिकों को जिसमें केवल स्त्री व पुरुष हैं, ना बच्चे, सभी व्यक्तियों को परंतु उसमें बच्चे सम्मिलित नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को हो, जिसमें व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो, अनागरिक हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, इसमें सभी सम्मिलित है जिनको समानता का अधिकार है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है 84वां संशोधन, 85वां संशोधन, 86वां संशोधन या 42वां संशोधन। तो याद रखिएगा, शिक्षा के अधिकार को संविधान के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि याद रखिएगा कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, और यह पूरे भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संशोधन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, गुर्दों की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना, मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। तो याद रखिएगा, आयोडीन युक्त नमक की जो मानव शरीर में भूमिका है वह थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमन करना है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, लैंगरहैंस के उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में या पिट्यूटरी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन है थायराइड से, जननांगों से, एड्रीनल से, पिट्यूटरी से। याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन का जो स्राव है वह पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, पीयूष, यकृत या थायराइड। याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों है? ऑप्शन है यकृत, पैनक्रियास, थाइमस या थायराइड।
तो याद रखिएगा जो अंतः व बाह्यस्रावी दोनों ही ग्रंथियां हैं वह है पेनक्रियास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डायबिटीज इंसिपिडियस रोग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूकेगॉन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, सहोक्सिन की कमी से, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो याद रखिएगा डायबिटीज रोग है वह इंसुलिन की कमी से होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन है डिनर, मोनोमर, पॉलीमर या उपर्युक्त सभी तरह। तो याद रखिएगा रक्त में जो हार्मोन है वह पॉलीमर की तरह उपस्थित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मेथेन, एथिलीन, एथेन या एसिटिलीन। तो याद रखिएगा फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डायबिटीज मधुमेह का कारण क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी या लोह की कमी। तो याद रखिएगा डायबिटीज का जो कारण है वह इंसुलिन की कमी है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, नेटवर्क, वेब ब्राउजर या फाइल मैनेजर। तो याद रखिएगा विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है लिनक्स एक होता है। ऑप्शन दिए गए हैं यूटिलिटी शेयरिंग प्रोग्राम फॉर P2P फाइल, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या PDA प्लेटफॉर्म। तो याद रखिए लिनक्स होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग होने वाला न्यू डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एल्जीरियन या कैलेवरी। तो याद रखिएगा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो प्रयोग होने वाला न्यू डिफॉल्ट फॉन्ट है वह है कैलेवरी। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में शामिल होता है। ऑप्शन है किसी दूसरे कंप्यूटर से कंप्यूटर के तत्वों की समस्या का समाधान करना, कंप्यूटर समस्याओं का समाधान उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़कर करना जो विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं, एक नेटवर्क पर फाइल शेयर करने के लिए यूज को अनुमति देना या यूजर्स को ऑफिस के अलग नेटवर्क रिसोर्स तक पहुंचा देना। तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में जो शामिल है वह कंप्यूटर समस्याओं का समाधान उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर करना और विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा अलग प्रोसेस किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक प्रोग्राम निर्देशों को एक मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। ऑप्शन है कंपाइलर, CPU, इंटरप्रेटर या सिम्युलेटर। तो वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या करता है एक प्रोग्राम निर्देशों को एक मशीनी भाषा में अनुवादित करता है वह है इंटरप्रेटर। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक और नाम क्या है। ऑप्शन है 3D प्रिंटिंग, 2D प्रिंटिंग, CPU असेंबली, मेमोरी मैनेजमेंट। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3D प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन है टेबल, सिंबल, वर्ड आर्ट या इमेज। तो याद रखिएगा डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं वह वर्ड आर्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि हम MS वर्ड में कोई शब्द टाइप करते हैं जो शब्दकोश में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक लहराती हुई रेखा दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में उस रेखा का रंग कौन सा होता है। ऑप्शन है नीला, लाल, हरा या काला। तो आपने देखा होगा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में MS वर्ड में कोई शब्द टाइप करते हैं तो उसके नीचे एक
लहराती हुई हमें रेखा दिखाई देती है, जो कि किस कलर की होती है, जो उसकी शब्दकोश में नहीं है, तो वह किस कलर की होती है, लाल कलर की होती है। प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।